नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से JPSC, JSSC और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। प्रेजेंट में आपका क्या चल रहा था, JPSC, और JPSC में आपको पता है पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर हैं। उसमें से पेपर 1 का जो सिलेबस है जिसमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर से 12 मार्क्स का है, तो एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट में। और एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। यह जो है वो आपका क्या है, पार्ट 5 है। तो अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं एग्रीकल्चर का, तो प्लेलिस्ट से जाकर उसे देख लें। साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे फसल बीमा योजना, जिसमें से हम आपको बताए थे कि एक दो योजना और पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 5 देखें। तो जो अन्य योजना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो अन्य योजना है यह किस में है, पार्ट 4 में है। अभी हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखिए यह क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 फरवरी 2019 को हुआ। और इस योजना के तहत, किसान सम्मान निधि योजना के तहत क्या होता है, प्रत्येक वर्ष किसानों को 6,000 रुपया का मतलब एक प्रोत्साहन राशि कह दीजिए दिया जाता है, ताकि जैसे कि किसान जो है अपना बीज खरीद सके या फिर अन्य प्रकार की कोई भी गतिविधियां कर सके। तो किसानों को 6,000 रुपया इस योजना के तहत दिया जाता है। और यह जो 6,000 जो दिया जाता है वो प्रत्येक 4 महीना में दिया जाता है, प्रत्येक 4 महीना में दिया जाता है, ठीक है। और ये 3 किस्त में होता है, जैसे कि उसका जो इसको लोग कहते हैं DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रत्येक 4 महीना में 2,000 रुपया दिया जाता है। तो यह है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे मोटे अनाज का। हालांकि इसके पहले काफ़ी फसल के बारे में आप इसके पहले का वीडियो में पार्ट 4 में देख चुके हैं, ठीक है। तो मोटे अनाज में आपका क्या आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है और रागी आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ज्वार, बाजरा और रागी। इसी तरह से आपका नकदी फसल जो लोग पढ़े थे। तो रागी के बारे में थोड़ा सा आप देखे थे कि रागी किसे कहा जाता है, मड़ुआ को कहा जाता है, जो कि एक खरीफ फसल है। क्या है, खरीफ फसल है। सर्वाधिक खाद्यान्न फसल की बात करेंगे, सर्वाधिक खाद्यान्न फसल की, तो भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न फसल जो होता है वह आपका क्या है, चावल है, ठीक है। और दूसरा नंबर में आपका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह क्या है, गेहूं है। और तीसरा, आप 3 तो जरूर याद रखेंगे, सर्वाधिक क्या होता है, चावल होता है, दूसरा नंबर में आपका आता है गेहूं आता है, और तीसरा सबसे ज़्यादा जो खेती होता है खाद्यान्न में वो आपका ज्वार का होता है। ये हो गया भारत का। लेकिन विश्व की अगर हम बात करेंगे तो विश्व में सर्वाधिक खाद्यान्न फसल का अगर उत्पादन होता है तो वह क्या है, आपका गेहूं का है, ठीक है। तो ज्वार आप देखें, ज्वार क्या था, ज्वार मोटा अनाज है। ज्वार क्या है, मोटा अनाज है। और यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है। फसल, कौन सा फसल सर्वाधिक कहाँ पे होता है, यहाँ जो इस वीडियो में वही कुछ बताया जा रहा है जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक में जो छुटा गया है, उनका एक यह संक्षिप्त वीडियो है। तो ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। हालांकि इसके पहले की वीडियो में बताया कि बाजरा शुष्क प्रदेश में होता है, जहाँ पे वर्षा मतलब आप कह सकते हैं कि 100 से कम होता है। जो की बात करें तो जो भारत की सबसे प्राचीन फसल, याद रखेंगे, भारत की सबसे प्राचीन फसल जो था वह क्या था, जो सिंधु घाटी सभ्यता। थोड़ा सा आप सिंधु घाटी सभ्यता का चर्चा करें तो अच्छा लगेगा। देखिए सिंधु घाटी, अगर हम बात, ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है। यह क्या है, ये भारत का आपका मैप है, ठीक है। और ये जो इलाका है ये था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इस इलाका में इसी प्रकार की जो वहाँ का नक्शा है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये आपका उत्तर है, ये आपका क्या कहते हैं, दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है।
तो एक सवाल आता है सिंधु घाटी सभ्यता से कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार। लेकिन अब वहाँ पे आता कि उत्तर में क्या था, दक्षिण में क्या था, पूर्व में कौन सा जगह थे, पश्चिम में कौन सा जगह थे। आप सोचिए कि आकृति अगर त्रिभुजाकार है तो फिर 4 दिशा कैसे हुआ, समझिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार थी। तो ये आपका उत्तर है, ये आपका क्या है, दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। इसका भी ट्रिक्स आप याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए वैसे तो वैसे लोग रख सकते हैं, आंसू माँ दे, आंसू माँ दे। तो कोई भी व्यक्ति से आप पूछिएगा, ठीक है, आज का ये टास्क है, आप अपने भाई बहन या तो फिर जो लोग शिक्षित है, जो पढ़े लिखे हैं, उनसे पूछिएगा 4 दिशा का नाम। तो कोई भी व्यक्ति जब दिशा बोलता है ना, तो देखिएगा ऐसे बोलेगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यह हैबिट है बोलने का। किसी को पूछिए 4 दिशा का नाम तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, ऐसा नहीं बोलता है। हैबिट बन गया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो याद रखेंगे, आंसू माँ दे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आ से हो गया आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह आपका पूरब में है। देखिए यहाँ पे आपका आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ में पड़ता है। और मेरठ आपका कहाँ पे है, यूपी में, जहाँ से 1857 की बगावत 10 मई को हुआ था, ठीक है। इसके बाद आंसू, तो उससे सु से हो गया सुत का गेंडौर। ये आपका पड़ता है पश्चिम में। यहाँ देखिए ये आपका पश्चिम में पड़ता है सुत का गेंडौर, जो कि ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के जस्ट आगे बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। पश्चिम में जो है सुत का गेंडर वह बलूचिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा बात करेंगे माँ दे, तो माँ से हो गया मांदा। यह यहाँ पर मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर का इलाका आप देख सकते हैं, उत्तर में है। ये मांदा जम्मू कश्मीर के इलाका में। फिर आपका द से हो गया दायमाबाद। ये आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में, दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, आपको एक बात बताया, ये एस आर राव के अनुसार, एक इतिहासकार थे एस आर राव, उसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का 3 नाम दिया गया है। एक आपका है सिंधु सभ्यता, एक आपका है सिंधु घाटी सभ्यता, और एक है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि हड़प्पा प्रारंभिक जगह था जिसका खोज 1921 में हुआ था। सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज हुआ था, इसलिए उसका नाम हड़प्पा पड़ा। और सर्वाधिक नगर सिंधु घाटी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पड़ा है, इसलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता पड़ा। तो वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे मतलब सर्वाधिक जो उत्पादन होता था, सर्वाधिक जो खेती होता था, वह जौ का होता था। इसलिए एग्जाम में आता है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन फसल क्या है, तो सर्वाधिक प्राचीन फसल क्या है, जौ है, ठीक है। इसके बाद अब विस्की, जो एक तरह से शराब की तरह होता है, तो विस्की भी जो बनता है उसमें जौ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दलहन की बात करते हैं, ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। इसके पहले का वीडियो जरूर देखिएगा, पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट था वो, यह तो संक्षिप्त वीडियो है। दलहन, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, जो कि कानपुर में है, ठीक है। तो दलहन में भारत क्या है, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, और सबसे सर्वाधिक उपभोक्ता, मतलब सर्वाधिक क्या कह सकते हैं, यूज करने वाला, उसे प्रयोग करने वाला, ठीक है। भारत जो है दलहन में सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। अब बात करते हैं दलहन में कौन सा, जैसे कि किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 4 पोषक तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वह आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। ध्यान देंगे, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, तो ये जो है, और एक आपका आता है प्रोटीन। क्या आता है, प्रोटीन। तो किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 4 पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, वो आपको तत्काल ऊर्जा देते हैं, ठीक है। विटामिन्स क्या करते हैं, शरीर को क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी होने नहीं देते हैं। विटामिन्स का काम है शरीर को मतलब स्वस्थ रखना, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने देना, रोगग्रस्त से बचाना। इसके बाद आपका आता है वसा। वसा का क्या काम है, शरीर का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको बनाए रखना। जैसे कि ये स्किन आपका है, तो स्किन में वो क्या कहते हैं कि जो मांसाहारी होता है, तो आप देखे होंगे बकरी को काटते तो जो तेलीय पदार्थ निकलता है, ठीक है, बकरी को काटने के बाद तो जो तेलीय पदार्थ निकलता है वही आपका वसा है। वसा होता कहाँ, ये जो स्किन है, तो ये स्किन के जस्ट नीचे ये जो स्किन देख रहे हैं, तो इसको जैसे स्किन कुछ आप छीलिएगा, सपोज जैसे समझा रहे हैं, तो स्किन को जब उखाड़िएगा तो स्किन में ही लगा रहता है नीचे से क्या, वाइट पदार्थ, उसी को लोग कहते हैं वसा कहते हैं, ठीक है। तो वसा शरीर के तापमान को बनाए रखने का काम करती है। इसके अलावा आपका प्रोटीन, देखिए हर चीज़ के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी। प्रोटीन्स क्या होता है, वो इसका सबसे बड़ा काम है शरीर का निर्माण, शरीर का जो कंडक्शन है। आप देखते होंगे बहुत छोटा बच्चा होता है, कोई डेवलप बहुत अच्छा करता है, कोई डेवलप नहीं करता। तो शरीर का जो निर्माण होता है वह
प्रोटीन से होता है। ठीक है, तो दलहन जो भी दाल की फसलें होती है, उसमें से सर्वाधिक जो होता है प्रोटीन से होता है। और याद रखिए, किसी भी बच्चे का शारीरिक रूप से सही तरीके से डेवलप हो, इसलिए 0 से 14 साल तक उसको सही मात्रा में प्रोटीन अवश्य चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, 0 से 14 वर्ष तक उसको प्रोटीन अवश्य चाहिए, ताकि मतलब उसका शरीर क्या हो सके, डेवलप हो सके। तो दलहन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और आपको बताते हैं सर्वाधिक प्रोटीन किसे पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन किसे पाया जाता है, वह आपका है ये सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन कहाँ पाया जाता है, सोयाबीन का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक, वह आपका मध्य प्रदेश में होता है। क्या होता है, मध्य प्रदेश में। अब प्रोटीन देखिए, अब होता थोड़ा सा चर्चा करते हैं मांसाहारी और शाकाहारी का। तो जो लोग मांसाहारी होते हैं, तो मांस में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो मांसाहारी जो होते हैं उसके शरीर में प्रोटीन की कमी मान के चलिए कि नहीं के बराबर होता है। बट जो शाकाहारी होते हैं उसका शरीर में हमेशा प्रोटीन मतलब रहे। तो ऐसे के लिए क्या कर सकते हैं, वो रेगुलर नियमित ढंग से दूध का प्रयोग करें, क्योंकि दूध में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। और आपने ऐसा सुना होगा, जो बच्चा होता है या उसे कहा जाता है कि 0 से कुछ साल मतलब कुछ महीने तक, कुछ साल तक माँ का दूध अनिवार्य है, क्योंकि माँ का दूध में प्रोटीन्स होती है। और आपका जो जैसे कि मान लीजिए किसी मतलब दूध का प्रॉब्लम है, तो लैक्टोजेंस दूध आता है पाउडर की तरह, तो उसमें प्रोटीन की कमी होती है। इसलिए बच्चा का सही विकास के लिए माँ का दूध अनिवार्य कहा जाता है। तो दूध में भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने ये समझा कि दलहन में भारत सर्वाधिक बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है, जिसमें प्रोटीन्स पाया जाता है दलहन की फसलों में। आगे हम बात करते हैं राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ठीक है, जैसे कि हम इसके पहले का भी वीडियो में हल्का बहुत बताए थे, जरूर आपको याद होगा। ठीक है, तो राइजोबियम का जैसे कि जड़, मान लीजिए कि एक अरहर दाल है या कोई भी दाल है, ठीक है, कोई भी दाल, तो दाल के जो पौधे होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं, उसके जड़ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको राइजोबियम कहते हैं। और ये क्या करते हैं, जो जड़, ये क्या करते हैं समझिएगा थोड़ा सा। राइजोबियम का काम बहुत ही अच्छा है, देखिएगा। और वैसे आपको बहुत अच्छा लगेगा समझ में, क्योंकि जितने भी दलहनी फसल होते हैं ना, उसमें यूरिया की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो यूरिया में क्या रहता है, यूरिया में आपका रहता है NPK। क्या रहता है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ध्यान देंगे, आप जब भी कोई भी यूरिया यूज करेंगे तो उसमें आप बहुत सारा नाम से आता है, DAP के नाम से आता है, यूरिया के नाम से आता है, फॉस्फेट, पोटास, बहुत प्रकार से आते हैं, सबका अलग अलग काम है। ठीक है, तो नाइट्रोजन 1 अनुपात में है, फास्फोरस 2 अनुपात में है, और पोटेशियम 2 अनुपात में है। ठीक है, पोटेशियम का P संकेत यहाँ पर K है, क्योंकि इसको लैटिन में केलियम कहते हैं। तो ये किसी भी, आप देख रहे हैं नाइट्रोजन पोषक तत्व है, एक अनिवार्य पोषक तत्व है। और देखिएगा कि ये राइजोबियम का क्या काम है, राइजोबियम का क्या काम है, देखिएगा। ये राइजोबियम यहाँ पे होता है जड़ में। आप जड़ में, अब कोई भी जड़ इस तरह से सीधा थोड़े होगा, आप फसल को कोई मतलब पौधा उखाड़िए तो जड़ से जाल की तरह होता है, देखिएगा, इस तरह से जाल की तरह लगाता है। और इस तरह से जो जड़ में जाल की तरह होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लेग्यूम। क्या कहते हैं, लेग्यूम कहते हैं। और इसी लेग्यूम में एक बैक्टीरिया होता है, याद रखिएगा, इसी लेग्यूम में एक बैक्टीरिया होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। अब राइजोबियम का क्या काम है, देखिए, ये आपका वायुमंडल है, ये जमीन है। ठीक है, ये जमीन है, तो जमीन के ऊपर हम अभी कहाँ पे, ये वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, तो ये क्या है, वायुमंडल है। ये पौधा लीजिए, ठीक है, ये पौधा लीजिए, तो ये वायुमंडल है। ठीक है, और वायुमंडल में क्या है, 78% नाइट्रोजन है। सुनिए, 78% नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। तो राइजोबियम जो जीवाणु है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको ऑब्जर्व करते हैं, जीवाणु का काम देखिए। और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको ऑब्जर्व करते हैं, यानी वायुमंडल का नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देते हैं। तो बोलिए उसमें उर्वरक देने का जरूरत है, नहीं है, क्योंकि राइजोबियम ही वायुमंडल का नाइट्रोजन ले रहा है। और एक चीज़ आप याद रखेंगे, कोई भी पौधा हो वह नाइट्रोजन का सीधा रूप नहीं लेता, कोई भी पौधा हो वह नाइट्रोजन का सीधा रूप नहीं लेता, परिवर्तित रूप लेता है। नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट के रूप में लेता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेता है। बहुत बार SSC में आया है, याद रखिए, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और नाइट्रोजन का नाइट्रेट रूप में बदलना ही नाइट्रोजन स्थिरांक कहलाता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरांक कहलाता है। तो आपने देखा कि राइजोबियम जीवाणु का कितना बड़ा योगदान है दलहनी फसल में। हालांकि इससे भी डिटेल्स जानने के लिए हमारा साइंस का जो वीडियो आएगा वो सब लगातार देखेंगे, काफ़ी अच्छा साइंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो तिलहन, अब हम बात, ये तो आपका दलहन चल रहा था, अब बात करेंगे तिलहन का। तो तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है गुजरात में होता है, ठीक है। और उसमें से बात करते हैं मूंगफली। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है, ठीक है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह आपका कहाँ होता है, गुजरात में होता है। कपास की बात करते हैं।
कपास का जो मतलब कपास की जो मिट्टी एप्रोप्रिएट है, उचित है, वह आपका है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को लोग क्या कहते हैं? रेगुलर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुलर मिट्टी कहते हैं। उसी प्रकार से एक आपका जलोढ़ मिट्टी होता है, जिसे लोग खादर और बांगर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कपास के लिए काली मिट्टी या सर्वाधिक कपास का जो उत्पादन होता है वह कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, आप अपने क्षेत्र में भी देखेंगे कपास बिल्कुल एक पौधा की तरह होता है, टमाटर की तरह फलता है और फिर वो फटने के बाद उसका जो रुई की तरह निकलता है। तो वो जो कपास है, कपास को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, कपास को कहा जाता है सफ़ेद सोना। इसके बाद हम बात करते हैं जूट का, जो हमारे क्षेत्र में बहुत होता है। और सर्वाधिक जो जूट होता है वह कहाँ होता है? और पश्चिम बंगाल में होता है। सर्वाधिक जूट होता है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में होता है। जूट एक खाद्यान्न फसल नहीं है, उसका उद्देश्य खाद्यान्न वो वाणिज्य फसल है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। जूट से बहुत प्रकार से क्या होता है? जूट का जो छिलका निकलता है, जो गाँव घर में देखे भी होंगे, जूट का जो छिलका निकलता है उसका रस्सी बनता है। ठीक है, तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और अगर विश्व की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल से ही कटकर बना हुआ कहाँ पर? बांग्लादेश में होता है। इसके बाद हम करते हैं जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन फाइबर या तो सुनहरा रेशा, हिंदी में बोलेंगे सुनहरा रेशा, या तो वैसे बोलेंगे इंग्लिश में गोल्डन फाइबर। चलिए, तो अब लोग देखेंगे कहवा। कहवा जिसके बारे में थोड़ा बहुत इसके पहले में मतलब पढ़े थे, और इसके पहले जो लोग पढ़े थे इसका चर्चा यहाँ नहीं होगा, आप पार्ट 3 जरूर देखिएगा। ठीक है, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो कहवा जो है, कहवा को कॉफ़ी भी कहा जाता है। ठीक है, कॉफ़ी। और यह 3 प्रकार का था। कहवा की जो फसल होती है कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक आपका अरेबिका है, एक आपका रोबस्टा है और आपका लिबेरिका है। बट भारत में जो सर्वाधिक इसमें से, इस तीनों में से किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन होता है, एग्जाम में आया हुआ है और बार बार आएगा, ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, तो वह है अरेबिका। तो भारत में जो मतलब कहवा का अरेबिका किस्म है उसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। लेकिन विश्व में अगर हम कहवा प्रदेश कह दें, कहवा प्रदेश, कॉफ़ी प्रदेश, सर्वाधिक कहवा की खेती होती है सर्वाधिक, तो वह है आपका है ब्राज़ील। ठीक है, याद रखेंगे, सर्वाधिक कॉफ़ी का जो खेती होता है, उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रबड़। रबड़ जो होता है वो आपका केरल में होता है। सर्वाधिक रबड़ भारत में कहाँ होता है? केरल में होता है। और ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में होता है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में। तो ये आपका एग्रीकल्चर का वीडियो है, जब हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे और वहाँ पे आपका जो भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या होता है इसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। आपका ग्लोब है, ठीक है, देखिए ये आपका ग्लोब है। तो ये जो विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है, तो ये जो विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको लोग इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसको 10 डिग्री से बांटेंगे, 10 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यानी 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। इस इलाका में किस प्रकार का खेती होता है इसका हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री में है, मकर रेखा जो 23.5 डिग्री में, बट ये नॉर्थ में है, उत्तर में है, और ये साउथ में है। कर्क रेखा कितने राज्य, कितने देशों से गुजरती है, मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है। जियोग्राफी का सेक्शन में जलवायु सहित जितने भी प्रदेश होता है उसको भी देखेंगे। थोड़ा सा आपको बता दें कि ये आपका 0 डिग्री होता है और नॉर्थ पोल जो है, और ये साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से आप 30 डिग्री उत्तर लेंगे और 30 डिग्री दक्षिण लेंगे, तो जी 0 विषुवत रेखा का मान हमेशा 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा, विषुवत रेखा का मान हमेशा 0 डिग्री होता है। तो यहाँ से 30 डिग्री जब ऊपर जाएंगे तो ये इस इलाका को देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया से इसको समझिएगा। ये हो गया आपका 0 डिग्री, और ये प्रदेश जो है 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। तो इस प्रदेश को लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्योंकि एग्रीकल्चर में ईस्ट मतलब इसको जानना, जलवायु प्रदेश को जानना बहुत ज़रूरी था, बट एग्रीकल्चर में नहीं, जियोग्राफी में देखेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रॉपिकल जोन। क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल जोन। और 30 से 35 डिग्री का जो बीच का इलाका होता है, थोड़ा सा इस इलाका को हम लोग कहेंगे सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय जोन, उपोष्ण कटिबंधीय। और 45 से लेकर 66.5, 45 से लेकर 66.5 ये इलाका आपका है शीतोष्ण। ठीक है, इसके बाद आपका जो इलाका इधर पड़ेगा वह क्या हो जाएगा? ध्रुवीय प्रदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और वहाँ भी आपका एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत आएगा। बात करते हैं तंबाकू का। तो तंबाकू का जो सर्वाधिक उत्पादन था वो आंध्र प्रदेश में, और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इसके पहले का वीडियो आपने देखा था, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वो कहाँ था? मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी पड़ता है। और भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहते हैं तो वह कहाँ पर पड़ता है?
कटक में पड़ता है, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी हुआ था 12 जनवरी को। तो कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है भारत में। विश्व में चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये मनीला में। तो उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है तंबाकू का, खैनी का। और यह भी प्रश्न आया हुआ है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र मुख्यालय तंबाकू का कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश का एक जगह पड़ता है जिसका नाम है राजमुंद्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राजमुंद्री में तंबाकू का जो ऑफिस है, कार्यालय। इसके बाद मसालों का बागान केरल को कहते हैं। रीज़न ये है क्योंकि केरल में बहुत प्रकार का मसाला का उत्पादन होता है। मसाला में जो कुछ भी आता है, लगभग मसाला का जो खेती होता है वह केरल में होता है। इसलिए केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बागान कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। इलायची जो है, इलायची सर्वाधिक इलायची जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। देखिएगा, ये प्रदेश आपका है केरल, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर में आपका पड़ता है, ये है आपका कर्नाटक। तो ये आपका केरल है और ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है कार्डामम, ठीक है, कार्डामम। और कार्डामम पहाड़ी में इलायची का खेती होता है, याद रखेंगे। तमिलनाडु में जो कार्डामम पहाड़ी है उसी में आपका इलायची का मतलब उत्पादन होता है। और उस क्षेत्र में दक्षिण भारत में अगर आप जाइएगा, या तो क्या कहते हैं तमिलनाडु जाइएगा, तो सर्वाधिक जो मिट्टी होता है दक्षिण भारत में वो आपका क्या होता है? लेटराइट होता है, लेटराइट, ठीक है। तमिलनाडु में या तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक मिट्टी जो होता है वो आपका क्या होता है? लेटराइट होता है। काली मिर्च के लिए चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए, ठीक है, काली मिर्च के लिए चिकनी दोमट मिट्टी। इसके बाद एक मिट्टी की बात करते हैं, काली मिट्टी का। काली मिट्टी एक ऐसा मिट्टी है जो जितना ज़्यादा सूखेगी उतना ज़्यादा दरार पड़ता है, और जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा वो गीला होता है, फैलता भी ज़्यादा है और सिकुड़ता भी ज़्यादा, एक तरह से काली मिट्टी, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं सरसों का चर्चा। तो सरसों का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वह कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। और आलू का सर्वाधिक उत्पादन आपका कहाँ पे होता है? यूपी में होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पाँच वीडियो के माध्यम से, ये आपका पार्ट 5 था और यह अंतिम वीडियो था एग्रीकल्चर का। पार्ट 5 बना, मतलब पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 बना। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, जो फैक्ट था, जो थ्योरी था, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा और आपको पसंद भी आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।